गाइस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 28 साल की उम्र में भी कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ। ये काम तो आप तब करते हो जब आप कॉलेज में होते हो, राइट? लेकिन मैं था अपने कानों पर हेडसेट लगाए, अपने लैपटॉप पर क्यों नंबर्स को बढ़ते हुए देखते हुए और ये सोचते हुए कि मेरी मार्केटिंग डिग्री ने मुझे प्रोफेशनली कहीं नहीं पहुंचा। जॉब कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। कॉल्स उठाओ, कस्टमर्स को पासवर्ड रीसेट करने में हेल्प करो, बेसिक ट्रबल शूटिंग समझाओ और अगर प्रोडक्ट सच में खराब हुआ तो माफी मांगो। एंड यस, लास्ट में एक सर्वे लाइन जरूर बोलो। आपको आज की कॉल के बारे में एक छोटा सा सेटिस्फैक्शन सर्वे मिलेगा। हमें आपके फीडबैक की कदर है। ज्यादातर लोग इस लाइन को सुनने से पहले ही फोन काट दिया करते थे। मेरे मेट्रिक्स ठीक थे, ग्रेट नहीं पर ठीक ठीक। लाइक कस्टमर हैंडलिंग टाइम 6 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स, एवरेज कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट 82%। इतना की जॉब बनी रहे, लेकिन इतना नहीं कि कोई मुझे प्रोफेशनली अलग से नोटिस करे। ऑफिस डिप्रेसिंग था, ग्रे क्यूबिकल्स, फ्लोरोसेंट लाइट्स जो हमिंग जैसी आवाज करती थी और हेडेक देती थी, और एचआर के कुछ मोटिवेशनल पोस्टर्स लाइक एवरी कॉल इज एन अपॉर्चुनिटी, योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर ऑल्टीट्यूड, वही सब बकवास टाइप। मेरा क्यूबिकल बीच में था, जहां चारों तरफ लोग सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर से बात कर रहे होते थे। मैं इवनिंग शिफ्ट करता था 3 से 11 बजे तक। सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता था, ये अच्छा था, लेकिन मेरा स्लीप शेड्यूल पूरी तरह से खराब हो चुका था। दोस्तों से बात करना भी ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। वैसे ज्यादा दोस्त थे भी नहीं मेरे। कॉलेज वाले लोग शादी कर चुके थे और परमानेंट जॉब्स में सेटल हो चुके थे। सिर्फ मैं ही था जो सबसे पीछे रह गया था। मेरा रूममेट समर डेटा एनालिसिस करता था और मुझे बताने की भी कोशिश करता था कि वो क्या करता है, बट मुझे आज तक कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करता है। हम फ्रेंडली थे, बिल्स टाइम पे स्प्लिट किया करते थे, डिशेस भी साथ में साफ कर लिया करते थे और मैचेस भी देख लिया करते थे। बस इतना ही, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। डेटिंग भी खराब चल रही थी। 2 साल हो गए थे लास्ट रिलेशनशिप को ओवर हुए। वो क्या है ना, डेटिंग एप्स सिर्फ वन वर्ड रिप्लाईज और घोस्टिंग से भरे हुए थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। कुल मिलाकर मैं लोनली था, अंडर एम्प्लॉयड था और फ्लोरोसेंट लाइट्स में हर हफ्ते 40 घंटे बर्बाद कर रहा था। शायद इसलिए मैं वल्नरेबल भी था। पहला कॉल अक्टूबर के एक ट्यूसडे को आया। मैं अभी ही एक एल्डरली लेडी से बात करके हटाई था और तुरंत ही दूसरा कॉल भी कनेक्ट हो गया। मैंने कहा थैंक यू फॉर कॉलिंग, दिस इज आरफ, कैन आई गेट योर अकाउंट नंबर? सामने से कोई जवाब नहीं आया। हेलो, कैन यू हियर मी? यस, एक फ्लैट मेल वॉइस में उसने जवाब दिया। सर हाउ कैन यू हेल्प यू टुडे? सामने से जवाब आया, आई एम कॉलिंग फॉर द सेटिस्फैक्शन सर्वे। मैंने स्क्रीन देखी, लेकिन मुझे कोई अकाउंट नंबर नहीं दिख रहा था। अगर आप प्रीवियस कॉल के सेटिस्फैक्शन सर्वे की बात कर रहे हैं तो मैं आपका कॉल सर्वे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। नो, आई एम कॉलिंग अबाउट द सर्वे फॉर द इंटरैक्शन वी आर हैविंग राइट नाउ। मुझे इरिटेशन हुआ। मैंने कहा सर सर्वे कॉल के बाद आता है। उसने कहा नहीं, मुझे सर्वे अभी करना है। तो मैंने उससे कहा सर सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। फिर उसने बड़ी अजीब सी बात मेरे को बोली, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ वुड यू लाइक टू रेट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द व्हीकल एक्सीडेंट ऑन रूट 47 ऑन अक्टूबर 19th 6:23 PM। मेरा हाथ माउस पर फ्रीज हो गया। व्हाट? एक्सीडेंट? और वो भी रूट 47 पे? कैसी बात कर रहे हो? तो मैंने उससे कहा कि सर आप गलत नंबर पे कॉल मिला रहे हो, और मैंने फोन काट दिया। बाकी की शिफ्ट नॉर्मली भी थी, लेकिन उस रात मैंने कैलेंडर खोलकर चेक किया कि 19 अक्टूबर को क्या है। 19 अक्टूबर को फ्राइडे था और मेरा ऑफ था। और जब फाइनली अक्टूबर 19 आया, उस दिन मैं अपने किचन में था, अपने लिए सैंडविच बना रहा था, और ठीक 6:24 पर एक न्यूज अलर्ट मेरे फोन पे आया। न्यूज में लिखा था मल्टी व्हीकल कोलिजन क्लोजेस रूट 47, टाइम स्टैम्प 6:24। मैंने उस आर्टिकल को 3 बार पढ़ा। मेरे हाथ कांपने लग गए। जो मुझे उसने कॉल में बताया वो सब सही था। रूट नंबर 47, एक्सीडेंट का टाइम, डेट, हर एक चीज सही थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि रूट 47 तो एक बहुत ही ज्यादा बिजी लेन है, वहां पर ऐसे एक्सीडेंट्स होना आम बात है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उसका अगला कॉल सैटरडे को आया जब मैं ग्रोसरी स्टोर पर था। उसने कहा हेलो आरव, ब्रीफ सेटिस्फैक्शन सर्वे। सेम वॉइस में उसने कहा ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ वुड यू लाइक टू रेट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑन November 2nd। व्हाट? इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? मैंने तो किसी जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया, तो इंटरव्यू कहां से आ गया? तो उसने कहा द इंटरव्यू विद मर्चेंट्स एंड एसोसिएट्स, रूम B 2:30 PM, वेयर यू विल लाई अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट गैप। मैंने कॉल काट दिया। मैंने अपना लैपटॉप उठाया और मर्चेंट्स एंड एसोसिएट्स के बारे में सर्च करने लगा। पहले तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अलग अलग सर्चेस और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद मुझे आखिरकार वो कंपनी मिल गई। एक छोटी सी बिजनेस कंसल्टिंग फर्म जो शायद 1-2 हफ्ते पहले ही शुरू हुई है। उनकी वेबसाइट काफी बेसिक सी थी, क्लियरली अंडर कंस्ट्रक्शन। एक करियर्स पेज भी था, बहुत ही ज्यादा जेनरिक, और उसमें सिर्फ एक ईमेल दिया हुआ था। कोई जॉब लिस्टिंग नहीं, कोई जॉब पोस्टिंग नहीं, सिर्फ एक ईमेल। तो मैंने कुछ स्टूपिड किया। मैंने उस ईमेल में अपना रिज्यूमे सेंड कर दिया और उनसे कहा हेलो, मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ। मुझे आपकी फर्म में करंट या अपकमिंग पोजीशंस के बारे में जानना है। थैंक यू, आरव गुप्ता। मैंने सेंड पे दबा दिया और 2 दिन बाद उस मेल का जवाब आया। डियर आरव, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट। हम इस एरिया में अपनी फर्म बिल्ड कर रहे हैं और उसके लिए हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। क्या आप November 2nd 2:30 PM पर इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं? बेस्ट रिगार्ड्स, जॉय
HR मैनेजर। मैं अपने फोन पर उस ईमेल को घूरता रह गया। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, मैं उस जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर मैं गया तो इसका मतलब ये है कि वो सब सच था। इसका मतलब ये है कि कोई या कुछ ऐसा है जिसे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। मुझे वो ईमेल डिलीट कर देनी चाहिए थी, मुझे वो नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए था और प्रिटेंड करना चाहिए था कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन गेस व्हाट, मैंने रिप्लाई किया, दैट टाइम वर्क्स फॉर मी, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद यू। अगला 1.5 हफ्ता मेरी जिंदगी का सबसे लंबा 1.5 हफ्ता था। मैं जॉब पर अपना नॉर्मल रूटीन ही फॉलो करता था, घर आता था, दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई करता था और प्रिटेंड करता था कि जैसे सब नॉर्मल हो। कोई कॉल्स नहीं आए, कोई रिप्लाई नहीं आया, ऐसा लगता था कि सब रुक गया हो। मैंने अपनी सुपरवाइजर को भी बोला कि 2 नवंबर को मेरा एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट है। उसने बिना कोई सवाल किए मेरी लीव भी अप्रूव कर दी। तो नवंबर 2 को 2:15 में मैं अपनी गाड़ी में बैठा और मर्चेंट्स एंड एसोसिएट्स पहुंच गया। काफ़ी नया सा ऑफिस था। मैंने अपना इंटरव्यू वाला आउटफिट पहना हुआ था और 3 रिज्यूमे की कॉपीज अपने साथ लेके आया था। मैं अभी भी भाग सकता था, कार स्टार्ट करके अभी भी ड्राइव करके निकल सकता था यहाँ से और प्रिटेंड कर सकता था कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन मैं अंदर चला गया। एलिवेटर मुझे 3rd फ्लोर पे ले आया। 300 में एक छोटा सा रिसेप्शन एरिया भी था जहाँ पर एक लड़का पहले से इंतजार कर रहा था। मैं वहाँ पर बैठा और लगभग 2:30 में एक 50 साल की लेडी अपने केबिन से बाहर निकली। उसने कहा, हाय आरव, थैंक यू फॉर कमिंग, कॉन्फ्रेंस रूम भी इधर है। हम एक छोटे से हॉलवे से गुजरे। उसने डोर खोला और मुझे अंदर आने को कहा। छोटा सा रूम था जहाँ सिर्फ एक टेबल और 3 चेयर्स थी और एक विंडो जो पार्किंग लॉट की तरफ से खुलती थी, जहां से मैं अपनी गाड़ी को भी साफ साफ देख सकता था। जॉय ने मुझसे मेरे बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। मैंने उसे सब ऑनेस्टली बता दिया, लेकिन सिर्फ एक बात छोड़ के, और वो था मेरा एम्प्लॉयमेंट गैप। वो एम्प्लॉयमेंट गैप तकरीबन 6 महीने का था। जब जॉय ने मुझसे पूछा कि मैं उस टाइम पे क्या कर रहा था, तो मैंने उससे कहा कि मैं फ्रीलांसिंग और अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन अब मैं कुछ स्टेबल चाहता हूँ। उसने इस बात का नोट बना लिया और मुझे जाने को कहा। मैं नहीं जानता था कि उसे पता चल गया है कि मैंने झूठ बोला है उससे, लेकिन अगर पता चल भी गया हो तो उसने ऐसा कुछ मुझे दिखाया नहीं। कार में बैठकर मैं तेजी से सांसें ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अभी ही एक लंबी मैराथन दौड़ कर आ रहा हूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि इंटरव्यू में ठीक वैसा ही हुआ जैसा स्कॉलर ने मुझे कहा। कॉन्फ्रेंस रूम भी, नवंबर 2 को मेरा इंटरव्यू होना और मेरा जॉय को एम्प्लॉयमेंट गैप के बारे में झूठ बोलना। खैर, नवंबर 8 को मुझे जॉय का कॉल आया। उसने मुझे पोजीशन ऑफर कर दी, स्टार्टिंग सैलरी 52,000 अ मंथ, और मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन बाद फ़ोन फिर बजा। वही सेम आवाज़, वही सेम एक्सेंट में उसने मुझसे कहा कि मेरे डैड मेरी मॉम को 23 नवंबर को डाइवोर्स देने को कहेंगे। और उस दिन हुआ भी कुछ वैसा ही। मेरे डैड ने अनाउंस किया कि वो मेरी मॉम को तलाक देना चाहते हैं। 35 साल की शादी के बाद सब टूट गया था उस दिन। इस पूरे इंसिडेंट के बाद मुझे कॉलर से फिर से कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि मेरी मॉम मुझे दिसंबर 17 11:52 में फ़ोन करेंगी और कहेंगी कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया है, तुम प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाओ। और जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगा तब तक उनकी डेथ हो चुकी होगी। मैंने कॉलर से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। जवाब में उसने मुझसे कहा कि उसे मेरे बारे में सब पता है, मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, सब कुछ। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम बार बार क्यों मुझे कॉल करते रहते हो? तो उसने मुझसे कहा क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो मेरा कॉल्स उठाता है, मेरे हर कॉल का जवाब देता है। ज़्यादातर लोग उसका नंबर या तो ब्लॉक कर देते हैं या तो उसका फ़ोन ही नहीं उठाते, लेकिन तुम अलग हो। और उस दिन के बाद से दोस्तों कॉल्स कभी बंद ही नहीं हुए। वो लिटरली मुझे हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में बताने लगा। मेरी डिलेड फ्लाइट, पार्किंग टिकट्स, मेरी शादी कब होने वाली है, हर एक चीज़। और दोस्तों सबसे बुरी चीज़ ये है कि मैं आज इन कॉल्स पर डिपेंड करने लगा हूँ। मुझे इनकी आदत सी पड़ गई है, क्योंकि मैं अपने बुरे फ्यूचर का तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम उसके लिए तैयार तो हो सकता हूँ। आज मैं 50 साल का हो चुका हूँ और मेरा फ़ोन अभी भी बज रहा है। मुझे नहीं पता कि अब वो मुझे क्या बताने वाला है। शायद मेरे मरने की तारीख या मेरा कोई एक्सीडेंट, हू नोस। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी या अपने साथ ऐसा कुछ हॉरर इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो तो आप उसे कमेंट्स में लिख दें, जिससे कि मैं उसे पढ़ सकूं और क्या पता आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो पे फीचर होने का एक मौका भी मिल जाए। धन्यवाद।